हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 2 ध्रुवीयता के अंत के बारे में पढ़ेंगे। ये इस लेसन की वीडियो सीरीज का प्रथम पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 12 का लेसन 2 ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीयता के अंत का मतलब जो है, इसका मतलब है द्विध्रुवीय विश्व। यानी प्रथम लेसन में हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध जो हुआ था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। जो प्रथम लेसन हुआ था वो उसमें क्या हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियाँ थी और दोनों के बीच क्या हुई, लड़ाई हुई। लेकिन इस लेसन में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मतलब है 2 ध्रुवीयता का अंत, यानी एक महाशक्ति का क्या होगा, अंत हो जाएगा। जैसे इस लेसन में हम सोवियत संघ के अंत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सोवियत संघ क्या था, कब शुरू हुआ, कैसे इसका विकास हुआ और कैसे कैसे इसका अंत हो गया। इस लेसन का सबसे पहला टॉपिक है बर्लिन की दीवार। बर्लिन इस समय जर्मनी की राजधानी है और बर्लिन में, जर्मनी में ही मध्य जर्मनी जो है वहाँ पर बर्लिन पड़ता है। बर्लिन वो जगह थी जिससे जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ये एक तरीके से कह लो कि प्रतीक था पश्चिमी और पूर्वी खेमे का। आपको जैसा कि मैं पहले लेसन में ही पढ़ा चुका हूँ कि पश्चिमी खेमा जो है वो अमेरिका का है और पूर्वी खेमा जो है वो किसका है, सोवियत संघ का है। यूरोप के महाद्वीप में जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है वहाँ पर 1961 में बर्लिन की दीवार बनाई गई थी और ये दीवार 9 नवंबर 1989 को तोड़ दी गई। 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही और 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी। इस दीवार का ये दीवार जो प्रतीक थी वो क्या थी कि शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है और एक तरीके से कह लो कि ये मानी जाती है कि मतलब किस प्रकार से यूरोप के 2 पार्ट क्या थे, विभाजित थे। एक पार्ट के अंदर पूरी तरीके से कौन था, अमेरिका था और दूसरे पार्ट के अंदर कौन था, दूसरे पार्ट के अंदर सोवियत संघ था। तो हम इस लेसन में सोवियत संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं लेसन में। सोवियत संघ क्या था, इसका जन्म कैसे हुआ। 1917 में रूसी बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी गणराज्य अस्तित्व में है। समाजवादी गणराज्य का मतलब है ऐसे गणराज्य जो समाजवाद के तत्वों पर आधारित हों, जिसके अंदर पूंजीवाद का कोई रूप ना हो और सामाजिक विषय में ये समाज के निचले दर्जे से क्या होते हैं, आरंभ होते हैं। आगे चलते हैं कि ये सोवियत प्रणाली क्या थी। अगर हम सोवियत प्रणाली की बात करें तो क्या थी ये सोवियत प्रणाली। सोवियत संघ ने समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिए केंद्रीकृत योजना, राज्य नियंत्रित आधारित योजनाएं और समाजवादी दलों की स्थापना की। यही चीज़ें सोवियत प्रणाली कहलाई। यानी केंद्रीकृत अवधारणा के तहत समाज के निचले दर्जे से विकास आरंभ किया और इसके अंदर पूंजीवाद और एक तरीके से निजी संपत्ति का कोई भी क्या था, तत्व मौजूद नहीं था। अब जब आगे चलते हैं तो सोवियत संघ की विशेषता क्या थी, सोवियत संघ की क्या क्या विशेषता थी और किस प्रकार से सोवियत संघ अपनी विशेषता के आधार पर विकसित हुआ था। सोवियत संघ के अंदर पूंजीवाद व्यवस्था का विरोध किया गया था जबकि समाजवाद के आदर्शों को इसमें प्रेरित किया गया था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था नियोजित थी, यानी काफ़ी अच्छे से इसे प्लान किया गया था और उस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ती थी। इस अर्थव्यवस्था पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था, यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था इस पार्टी के अंदर सबसे अच्छी थी। न्यूनतम जीवन स्तर की और सुविधाएं सबके पास थी, बेरोजगारी ना के बराबर थी। यानी इस व्यवस्था के अंदर एक तरीके से कह लो कि आर्थिक ढांचा काफ़ी अच्छा था। उन्नत संचार प्रणाली थी, यानी संचार व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। साथ ही साथ जितनी मिल्कियत होती थी, जितना मतलब संपत्ति हो राज्य के, स्टेट के अंदर जितनी भी मतलब मिल्कियत हो, वो सब राज्य के स्वामित्व के आधार पर थी और सबको बराबर बराबर बांटने का अधिकार था। साथ ही साथ कहा जाता है कि उत्पादन के संसाधनों पर भी राज्य का ही नियंत्रण था। इस तरीके से अगर बात करें तो सोवियत संघ की व्यवस्था के अंदर ये बातें आती हैं कि सोवियत संघ कितनी ज़्यादा उन्नत व्यवस्था मानी जाती है। विश्व के अंदर सोवियत संघ को ही दूसरी दुनिया कहा जाता था। पूर्वी यूरोप के देश समाजवादी तत्वों पर जो विकसित हो रहे थे, दूसरा खेमा, उसी को दूसरी दुनिया का नाम दिया गया था। जबकि पहली दुनिया अमेरिका है और तीसरी दुनिया कौन सी है, जैसे पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और तीसरी दुनिया वो है जो गुटनिरपेक्ष और मतलब नव स्वतंत्र और विकासशील देश थे। तो चलिए आगे चलते हैं। सोवियत संघ में ये जो अब तक हमने पढ़ा कि सोवियत संघ की विशेषता, सोवियत संघ क्या था, ये तो सोवियत संघ विकास के तर्क पर था। लेकिन सोवियत संघ की कुछ कमियां भी थीं और उसके बाद कुछ समय बाद सोवियत संघ का मतलब धीरे धीरे एक तरीके से विघटन की तरफ वो बढ़ने लग गया। 1980 के दशक में सोवियत संघ के महासचिव बने मिखाइल गोर्बाचेव।
इस समय सोवियत संघ बहुत बड़े खतरे में था। उसके देश में लोकतांत्रिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट नाम की 2 नीतियां चलाई, जिसके तहत वो पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है लोकतंत्र की पुनर्रचना और ग्लास्नोस्ट का मतलब होता है खुले द्वार की नीति। इस तरीके की 2 संरचनाएं चलाई, जिसकी वजह से क्या हो जाए कि बड़े स्तर पर सोवियत संघ का विकास हो सके। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा गलत हुई इस संरचनाओं की कि इसकी वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। पेरेस्ट्रोइका यानी खुले द्वार मतलब लोकतंत्र की पुनर्रचना और ग्लास्नोस्ट का मतलब होता है खुले द्वार की नीति। याद रखना कि ग्लास यानी शीशा यानी आर पार दिखने की बजाय, तो इसे हम खुले द्वार की नीति कहते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के जो पहले मतलब प्रधानमंत्री बने वो बोरिस येल्त्सिन थे, जिन्होंने सबसे पहले मतलब सोवियत संघ के विघटन की घोषणा भी की थी। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो सबसे पहले 3 गणराज्य अलग हुए थे। सबसे पहला रूस था, फिर यूक्रेन था और फिर उसके बाद बेलारूस था। ये 3 गणराज्य सबसे पहले अलग हुए थे। सोवियत संघ जब विघटित हुआ तो कहा जाता है कि इसका स्थापना CIS की स्थापना हुई, क्योंकि सोवियत संघ कोई एक देश का या 2 देश या 5 देश का सदस्य नहीं था। सोवियत संघ में कुल 15 देश थे और ये फांसीवादी ताकत से जितनी मध्य एशिया के देश आज़ाद होकर आए थे, ये सारे देश मिलकर सोवियत संघ का निर्माण करते थे। जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह जो थे इसके अंदर शामिल थे। तो इस तरीके से ये 15 गणराज्य अलग हुए और CIS की क्या हुई, स्थापना हुई। आखिरकार इतनी बड़ी महाशक्ति की जिसकी हमने विशेषता देखी, उस महाशक्ति का आखिरकार इतनी बुरी तरह विघटन होना, आखिरकार ये हुआ क्यों? तो चलिए सोवियत संघ की कुछ कमियों की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोवियत संघ की जो सरकार थी, वहाँ की सरकार आपको पता है कम्युनिस्टवादी सरकार थी। तो उस सरकार की क्या कमियां थी कि सोवियत संघ के अंदर जो राजनीतिक ढांचा था वो बिल्कुल ही क्या हो गया, खराब हो गया। सबसे पहले हम अगर सोवियत संघ की हम कमियों की बात करें तो सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 70 सालों से शासन कर रही थी और 70 सालों से शासन करते करते उसके अंदर जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई थी। इस पार्टी की प्रमुख कमियों की बात करें तो सबसे पहली कमी है इसकी कि ये प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुकी थी। यानी पूरी तरीके से ना तो प्रशासन में कोई काम कर रही थी, ना ही राजनीति में, पूरी तरीके से गतिरुद्ध यानी ये रुक चुकी थी। उसके बाद भारी भ्रष्टाचार और गलतियों को सुधारने तक की इसके अंदर अब एक तरीके से क्षमता नहीं बची थी और भ्रष्टाचार तो कूट कूट कर भरा था। साथ ही साथ देश के अंदर केंद्रीकृत शासन प्रणाली, देश के अंदर ज़्यादातर केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, तो बाकी चीज़ों का, बाकी राज्यों का और बाकी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता ही नहीं था, तो उनके अंदर भी असंतोष बढ़ता रहता था। उसके बाद अगर अगली चीज़ बात करें तो सत्ता का जनाधिकार खिसकता जा रहा था। यानी जो कहने के लिए लोकतंत्र बचा था, पूरी तरीके से तानाशाही सरकार हो चुकी थी ये, और एक तरीके से लोगों का तो बिल्कुल ही इसमें ध्यान नहीं रखा जा रहा था। पार्टी के अधिकारी नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकारों का भोग कर रहे थे। यानी पार्टी के अधिकारी के पास सारी सुविधा और लोगों के पास मतलब खाने पीने तक की सुविधा नहीं। इस तरीके से ये सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है, जो उसकी पॉलिटिकल पावर को पूरी तरीके से क्या कर गई, विघटित कर गई। किसी भी देश या किसी भी महाशक्ति के विघटन के पीछे उस देश की राजनीति बहुत अहम भूमिका निभाती है। वो चाहे तो उसे बना सकती है, वो चाहे तो उसे पूरी तरीके से तोड़ सकती है। आगे चलते हैं, सोवियत संघ का विघटन हुआ क्यों, किन कारणों से विघटन हुआ? इसके अनेकों कारण हैं सोवियत संघ के विघटन के। सबसे पहले नागरिकों की राजनीतिक आर्थिक आकांक्षाएं पूरी हुई तो लोगों ने जगह जगह विरोध किया। बहुत सारे गणराज्यों ने अलगाववाद होने के लिए विरोध कर दिया। सोवियत संघ में नौकरशाही का शिकंजा कस गया। यानी एक तरीके से जो उच्च पदीय अधिकारी थे, राजनीतिज्ञ जो थे, जो नेता वगैरह थे, उन्होंने ज़्यादातर मतलब शक्तियाँ ज़्यादा अपनी बढ़ा ली और लोगों को मतलब एक तरीके से अधिकार वगैरह नहीं दिए, जिस वजह से लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन, वो तो हम देख ही रहे हैं पहले पॉइंट में इससे कि कम्युनिस्ट शासन बुरी तरह से मतलब एक तरीके से हर चीज़ में फेल हो चुकी थी। सोवियत संघ ने अपना पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप के देशों पर अधिक लगाया ताकि नियंत्रण बने रहे। देखो साफ सी बात है, इस पॉइंट का मतलब है कि घर में खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है और आप दूसरों को मदद देते जा रहे हो। यानी इसके पास अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए कुछ नहीं था और पूर्वी यूरोप के देश में अपनी नियंत्रण करने के लिए लगातार पैसा खर्च कर रहे थे। साथ ही साथ सोवियत संघ में एक और सबसे बड़ी कमी थी कि गलत लोगों को गलत जानकारी देने की सोवियत का विकास कर था। मतलब एक तरीके से कह लो कि गलत लोगों को गलत जानकारी के तरीके से सोवियत संघ की विचारधारा खराब रही। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग परमाणु हथियारों पर करना, मतलब देश की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है और आप हथियारों पर लगातार खर्चा कर रहे हो तो देश की इकोनॉमी तो चरमराएगी।
उसके बाद अगली चीज़ है प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमों के मुकाबले पीछे रह जाना। आपने हथियारों की होड़ में तो उससे आगे बढ़ गए, लेकिन आप प्रौद्योगिकी, उद्योग, बेरोजगार, देश के अंदर जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं वो आपकी बिल्कुल ही क्या हो गई, पिछड़ती चली गई। रूस की प्रमुखता, भाई 15 देशों का गणराज्य था ना, ये कितने देश का गणराज्य था, मतलब 15 देशों का था। तो सारी प्रमुखता आप रूस को दोगे तो 15 देश आपके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से रूस की प्रमुखता होने के कारण भी इसका क्या हुआ, विघटन हुआ। तो इस तरीके से हम सोवियत संघ के विघटन के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आगे कुछ और भी विघटन के कारण है। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो नीतियां बनाई उसका भी लोगों ने क्या किया, विरुद्ध किया, मतलब विरोध वगैरह किया, उसके भी लोग विरुद्ध हो गए कि उन्होंने मतलब जो नीतियां बनाई थी कि भाई तेज़ी से आर्थिक विकास हो, मतलब लोकतंत्र की पुनर्रचना हो, बिल्कुल ही उल्टा हुआ। ना तो तेज़ी से आर्थिक विकास हुआ, ना लोकतंत्र की पुनर्रचना हुई। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो गई, ठीक है ना, वस्तुओं की कमी हो गई। राष्ट्रवादी भावना के कारण सारे गणराज्य अलग अलग विरोध करने लग गए। साथ ही साथ सोवियत प्रणाली की जो सत्ता थी वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें सोवियत संघ के विघटन के क्या थे, कारण थे। इन कमियों के कारण सोवियत प्रणाली और सोवियत पार्टी पूरी तरीके से कहा जाता है कि क्या हो गई, धराशायी हो गई। अब तक हमने इस लेसन में पढ़ा कि आखिरकार भाई जो दो ध्रुवीयता का अंत था, दो ध्रुवीयता का अंत, यानी पहले चैप्टर में तो हमने पढ़ा था सोवियत संघ और किस प्रकार से अमेरिका, लेकिन इस लेसन में हम सोवियत संघ का विघटन पढ़ रहे। तो दो ध्रुवीयता का अंत भाई है क्या। उसके बाद हमने किस प्रकार से पढ़ा कि शीत युद्ध की प्रमुखता क्या थी। उसके बाद सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ, सोवियत प्रणाली थी क्या, विशेषता क्या थी उसकी। फिर देश के अंदर मतलब किस प्रकार से कुछ सुधार करके उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी और उसमें जो विभिन्न प्रकार के विघटन के क्या बने, उसके कारण बने। तो इस तरीके से सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ 1991 में, यानी 1991 में सोवियत संघ टूट गया। ठीक है, तो हमने जैसा कि पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था एक पॉइंट के अंदर कि जब सोवियत संघ टूटा, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब किस प्रकार से कहा जाता है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों में बंट गया, 15 गणराज्यों में बंट गया और CIS की क्या हो गई, स्थापना हो गई। CIS का मतलब होता है स्वतंत्र राज्यों का राजकुल। इंग्लिश में अगर हम देखें तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो आगे चलते हैं हम कि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व स्तर पर सोवियत संघ के विघटन के क्या प्रभाव पड़े, यानी परिणाम क्या हुए, किस प्रकार से सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे। सबसे पहला भाई शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच टकराव की स्थिति थी, लेकिन अब जब एक महाशक्ति रही नहीं तो शीत युद्ध किस बात का। एक ध्रुवीय विश्व का जन्म हुआ, यानी जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो विश्व स्तर पर अब एक ही महाशक्ति बची, वो थी अमेरिका। हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, सोवियत खेमन 15 गणराज्यों में बंट गया, तो किसी गणराज्य के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो अमेरिका को टक्कर दे सके। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों की सलाहकार बन गई। ठीक है, अब दो ध्रुवता नहीं रही तो ज़्यादातर अमेरिका का दबदबा था भाई उन पे, सीधा सीधा अगर हम बात करें तो। उसके बाद रूस जो था वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना, मतलब जितने परमाणु हथियार थे, जितनी संधियां थी, वो सब कौन निभाएगा, रूस निभाएगा। ये समझ लो कि सोवियत संघ बाप और उसका बेटा कौन, रूस। उसके बाद विश्व राजनीति में शक्ति मतलब परिवर्तन हुए, शक्ति संबंध, क्योंकि भाई अकेली महाशक्ति अब कौन बचा था, अमेरिका बचा था। तो साफ सी बात है भाई, जो देश मतलब सोवियत संघ के साथ थे वो कुछ देश अमेरिका की तरफ गए, पूरा यूरोप पूंजीवादी होने लग गया। तो इस तरीके से शक्ति संबंध बदले, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था सबसे सर्वोच्च हो गई, उसका वर्चस्व हो गया। इसके बाद ही मतलब शॉक थेरेपी भी अपनाई गई थी, उदारवाद लोकतंत्र का महत्व बढ़ गया। देशों ने देखा कि पूंजीवाद और उदारवाद लोकतंत्र कभी भी खराब नहीं होता। तो ये सब सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे। सोवियत संघ के विघटन में एक और पॉइंट आता है, वो छोटा सा एक पॉइंट है, हथियारों की होड़ की कीमत। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी, परंतु प्रौद्योगिकी में उससे आगे नहीं निकल पाया। उत्पादन गुणवत्ता के मामले में पश्चिमी देशों से पीछे छूट गया। तो ये विघटन के अंदर है कि किस प्रकार से उत्पादन के देशों में कैसे कैसे वो पीछे छूट गया। तो अब तक हमने इस लेसन में देखा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम, और ऊपर हमने सोवियत संघ की विशेषताओं के बारे में भी देखा। ये क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का दूसरा लेसन है, दो ध्रुवीयता का अंत। ये इसका पहला पार्ट था, तो पहले पार्ट में इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने क्लास 12th की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 2 का प्रथम पार्ट कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो अत्यधिक लोगों के पास पहुंच सके। और इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, अपना ख्याल रखें।